કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા। પરિષદ સંબોધતા તેમણે સુરતમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ અરજ થયું તેને લઈને નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે નિવેદન આપ્યું છે તેની આકરી ટીકા કરી હતી। પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે કહ્યું હતું કે દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવારી પત્ર રદ થાય અને સામેના પક્ષના ઉમેદવારને વિજય ઘોષિત કરી દેવામાં આવે છે। આ પ્રકારની ઘટનાઓ લોકશાહીને ખતમ કરી નાખશે। ચૂંટણી આયોગે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને ગંભીરતાથી લઈને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે। અમને ચૂંટાયેલી સરકારોને તોડતી જોવાનો અનુભવ છે। મહારાષ્ટ્રમાં, કર્ણાટકમાં તેમજ અન્ય રાજ્યોમાં આ પ્રકારની ઘટના બની રહી છે। આ દેશમાં લોકશાહીને જીવંત રાખવી હોય તો મોદી સરકારને હટાવવું પડશે। પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે કહ્યું હતું કે મેનિફેસ્ટોને લઈને લોકોનું ધ્યાન હટાવી રહ્યા છે। અમને એવી આશા હતી કે નરેન્દ્ર મોદી 10 વર્ષના કાર્યકાળ વિશે કહેશે। વાત કરી રહ્યા છે તૃષ્ટિકરણની વાત। ઘરેણાઓના ઓડિટ કરવામાં આવશે અને આતંકવાદીઓને રૂપિયા વેચવામાં આવશે। આ પ્રકારની વાતો કરી રહ્યા છે। આવી બધી વાતો કરીને ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા વિસાવદરના ભાજપના ઉમેદવારે રાહુલ ગાંધીને ગયા હોવાનું સામે વાત આવતા અશોક ચૌહાણે કહ્યું હતું કે આ પ્રકારના શબ્દોને ધ્યાનમાં લઈને ચૂંટણી માટે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। ભાજપના પગ નીચેથી જમીન ખસી રહી છે અને તેઓ આ વખતની ચૂંટણી હારી રહ્યા છે। તેના કારણે આ પ્રકારના યુદ્ધનો આપી રહ્યા છે। આ નિવેદનોને હું વખોડું છું। ચૂંટણી પંચે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ। वो तोड़ मरोड़ा जाता है, आदमी से सब पैसे इकट्ठे किए जाते, लूटे जाते हैं। लेकिन ये हुआ आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारें गिराने की बात है। और सबसे बड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया कि दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम कहीं देखा नहीं गया होगा। मोदी जी कैशलेस इकोनॉमी लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कैशलेस करप्शन लाया। इलेक्शन बॉन्ड, कोई पैसा इधर से उधर नहीं भेजता, ये हवाला नहीं करना, बैंक पे पहुंच जाएंगे भ्रष्टाचार के पैसे। आप इलेक्शन बॉन्ड से चंदा दीजिए और बिजनेस लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, धंधा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्शन बॉन्ड का स्कैम असंवैधानिक करार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे आंकड़े दीजिए, कौन सी पार्टी को, किस उद्योगपति ने, किसने कितने पैसे दिए। स्टेट बैंक को कहा, स्टेट बैंक ने मना कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा कि नहीं, हमको 90 दिन लगेंगे, अब 30 जून को देंगे, जबकि 4 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट फटकार लगाई। अगले दिन SBI ने सारे के सारे जानकारी दी और पता चला कि किस तरह से ED CBI की रेड पहले होती है, 7 दिन के बाद वही कंपनी चंदा देके रेड बंद करवाती है। इस तरह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो पूरा इलेक्शन बॉन्ड का जो जबरदस्त फ्रॉड है, दुनिया भी कभी भी इतना बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और निर्मला सीतारामन जी हमारी वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे, थोड़े से बदल करके। तो मैं इस सब का परिणाम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं। और इसके चलते इस करप्शन के कारण हम देख रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है। चुनी हुई सरकारें तोड़ी जा रही है, पैसे का खेल यहाँ तक अब पहुँचे है। लेकिन मेरा यहाँ पे आरोप है कि अगर अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह सरकार की गति से बढ़ती मोदी कार्यकाल में भी, तो आज हम 5वें नहीं 3रे नंबर पे होंगे। क्योंकि मोदी सरकार के चलते विकास दर कम हुई है, जिससे कि इकाइयाँ बंद पड़ रही, जिससे कि नए उद्योग नहीं बन रहे, जिसके भी रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा आरोप है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान हो रहा है, हमारे युवाओं का भारी नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, जनता को कमर तोड़ महंगाई झेलनी पड़ रही है। और साथ ही में मोदी जी का भ्रष्टाचार, चाहे इलेक्शन बॉन्ड के रूप से हो या सरकारी तोड़ने से, चल रहा है। अगर यही दौर चलाना है तो भारत के सामने, देश के सामने एक अंधकारमय भविष्य है।
और जनता में एक अंदेशा हो गया कि शायद मोदी जी तानाशाही की ओर जा रहे हैं, देश में जनतंत्र नहीं रहेगा, और इसलिए इस चुनाव की लड़ाई जनता ने अपने हाथ ली है। मोदी सरकार को हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के एमएसएमई इकाइयाँ और जिन हमारे इकाइयों को संविधान से लाभ पहुंचा है, वो सब घटक संविधान को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। मैं समझता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं की नहीं रही, इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन की नहीं है। ये लड़ाई लोगों ने अपनी लड़ाई है। ये लड़ाई से डायमंड सेक्टर में जो पॉलिशिंग का काम आता है वो आगे बढ़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर जहाँ देश से लोग आगे यहाँ काम करते हैं, उसमें जो मंदी आई है, रोज दो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। हमारी मांग है कि मोदी जी, आपने जो चुनावी वादे किए थे वो आपने नहीं पूरे किए। क्यों नहीं पूरे किए बताइए, क्यों नहीं पूरे किए? एक और मैं उदाहरण दूँ, 15 लाख का तो जुमला था, हम जानते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार का जुमला 15 लाख रुपए देने की बात नहीं करता, लेकिन मोदी जी ने चुनावी जोश में आकर कह दिया। लेकिन उससे अहम वादा था कि 100 दिन के अंदर विदेशों में पड़ा काला धन लाएंगे। 2015 में HSBC, स्विट्जरलैंड का जो HSBC बैंक है, उसने 266 भारतीयों के नाम मोदी सरकार को दिए थे कि इनके पास काला पैसा है, जिन्होंने स्विस बैंक पर रखा हुआ है। HSBC बैंक 2015, उसके बाद पनामा पेपर्स, उसके बाद पैराडाइज पेपर्स, 1.5 लाख दस्तावेज आपको दिए गए थे, नाम दिए गए थे, अकाउंट ओपनिंग सिग्नेचर थे, किसके अकाउंट में कितना काला धन पड़ा हुआ, सब कागजात आपको मिले। 2021 में पैराडाइज पेपर्स आए। मोदी जी, आपने क्या किया? आपके पास पूरी जानकारी है। $10 अरब से ज़्यादा काला धन पड़ा हुआ है, लेकिन आप नहीं जानते, आपके पास आप नहीं लाने की कोशिश करें। आपके पास सभी नाम है। हमारा आरोप है ईडी के लोग, इनकम टैक्स के लोग जाते हैं, उसको दिखाते कि देखिए भाई साहब, आपने ये पनामा के बैंक पे खाता खोला है, इसमें आपके इतने पैसे पड़े हुए हैं, बताइए हम क्या करें आगे? सेटलमेंट हो रहा है, मोदी जी खुद सेटलमेंट कर रहे हैं। आज चुनाव हारने के डर से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल डाल रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री सोरेन जी को जेल डाला गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल, अब डर रहे हैं केजरीवाल जी, क्यों? केजरीवाल जी ने उनकी विधानसभा में भाषण करके मोदी जी को जो सवाल उठाए थे, विधानसभा भाषण तो बंद नहीं कर सके। लोकसभा में तो आपने 150 सांसदों को निलंबित किया, वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन केजरीवाल जी ने, जो हमारे गठबंधन के साथी है, विधानसभा में जो भाषण किया आप सबने सुना होगा, मोदी जी से कुछ सवाल उठाए थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, उनको जेल डाल दिया। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप फिर से अगर भाजपा को समर्थन देते हैं तो इस देश में जनतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में लोकशाही नहीं बचेगी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, इस देश में संविधान नहीं बचेगा, और ये देश सबसे बड़ी जनसंख्या का देश, एक तानाशाही देश करके आगे बढ़ेगा। और आप नहीं जानते कि तानाशाही व्यवस्था में क्या हालत होती है। आज हम एक अन्य लोकसभा के गठन के लिए हम 2024 के लोकसभा के मध्य में हैं। आज एक विशेष परिस्थिति में मैं दक्षिण गुजरात सूरत में आया हूं और आपको हम इंडिया गठबंधन की ओर से गुजरात में जो कांग्रेस और आप पार्टी का गठबंधन है, उसके हमारे उम्मीदवार, उनकी ओर से नवसारी के उम्मीदवार है की ओर से मैं कुछ बातें कहने आया हूँ।
नरेंद्र भाई मोदी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। गुजरात मॉडल की बात कही थी, पूरे देश में लाएंगे, अच्छे दिन लाने की बात की थी, और पता नहीं क्या क्या कहा था। 100 दिन में काला धन पाएंगे, 50 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसान की आमदनी दुगनी। अरे वादों के चलते तो जनता शायद बदलाव चाहती थी। 2014 में भाजपा को देश की 31% जनता ने समर्थन दिया, जो पहले कभी देश में नहीं मिला था, और नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई। 2019 में भी जो भाजपा का मूल समर्थन 30-31% है वही रहा, लेकिन बालाकोट पुलवामा के चलते 6-7% में की बढ़ोतरी हुई और भाजपा की सरकार फिर 2019 में हमारे सामने। अब भाजपा सरकार को 10 साल हुए। जब हम तीसरी बार जनता का समर्थन मांगने जाते हैं तो एक जनता की स्वाभाविक अपेक्षा थी कि आपने 10 साल में जो वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, उसके बारे में आप कुछ बताएं, कोई वाइट पेपर रखें। अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सकते और नया क्या करने वाले हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने एक वाइट पेपर पेश किया, लेकिन वो मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल का, जो कि 2014 में तो उचित था, लेकिन 2024 में 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह सरकार की बात करना तो कहाँ से बुद्धिमानी थी। तो साफ बात है कि वादे जो पूरे नहीं हुए, जो क्यों नहीं पूरे हुए, इसकी बातों से भाजपा सरकार, मोदी सरकार कतरा रही। इस चुनाव का एक साधारण सूत्र है, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का मूल जो जनादेश है, जो कोर्स सपोर्ट। दिवसे बपोरे 2:30 વાગે ઓર્ડર આપ્યો કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણીનું ઉમેદવારી પત્રક માનનીય કમિશનર ઇલેક્શન TN સેશન સાહેબના આત્માએ રદ કર્યું. પછી સમગ્ર અંધભક્તની ટીમ હોટલ મેરેડિયનમાં ફરજ બજાવવા માંડી. એ ફરજના ભાગરૂપે એક ઉમેદવાર સિવાય તમામ ઉમેદવારોએ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં વિથડ્રોઅલ સમર્પિત કરી દીધું. બસપાના ઉમેદવાર પત્તો નહીં લાગ્યો, કારણ કે બસપાના ઉમેદવારને અમે ગુજરાતની બહાર જવા માટે વિનંતી કરી હતી. બસપાના હોદ્દેદારોએ અમને કહ્યું કે એ ગુજરાતની બહાર મોકલી આપ્યા, પરંતુ રાત્રે પરમ દિવસે 11 વાગ્યાથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ માન્ય પ્રધાનમંત્રી, માન્ય ગૃહમંત્રીના આદેશથી બસપાના ઉમેદવારના પરિવારજનો, મિત્રોની ઉપર દાબ દબાણ કે પ્રેમ ભાવ બતાવીને ભયનો આતંક ફેલાવવામાં આવ્યો. સત્તાનો ભયનો આતંક. પરિણામ એવું આવ્યું કે એઓને વડોદરાની 40 કિલોમીટર દૂર એક ખેતરમાંથી શોધી કાઢ્યા અને તાત્કાલિક એમને હેલિકોપ્ટરમાં લવાયા અને 2:30 વાગે ગુપ્ત બોન્ડની જેમ ગુપ્ત રૂપે કલેક્ટર કચેરી સમક્ષ ઉપસ્થિત કરાયા. કલેક્ટરની બહાર મીડિયા શાંત, આંખ બંધ. બસપાના કાર્યકરો, કોંગ્રેસ કાર્યકરો આંખ બંધ, બહાર ઊભા. કોઈ બધાએ આંખો ખોલી, પણ એ ઉમેદવાર કોઈને દેખાયા નહીં. ક્યારે આવ્યા, ક્યારે ગયા, એ માન્ય કલેક્ટરશ્રી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અંધભક્તો જરૂર જણાવશે. એનો સમય પત્રક તમામ
આ તમામ વસ્તુ સુરતના તમામ અખબારોએ સવિશેષ નોંધ કરી છે. એ પત્રકારિતાને સલામ છે. આ પત્રકારિતા લોકતંત્રને ભવિષ્યમાં જીવંત રાખશે. નિશેષભાઈ, ટેકેદારોની એક અરજી ગુમ થયાની આપેલી એનું પરિસ્થિતિને આ બેમાં કઈ રીતે કહ્યું કોંગ્રેસ પક્ષ? સાહેબ, માન્ય કુભાણી સાહેબ હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ કરતા નથી, સહી કરતા નથી. એ જો એફિડેવિટમાં સહી નહીં કરે તો એમણે પક્ષ સામે છેતરપિંડી, ચીટિંગનો ભયાનક ગુનો કર્યો છે. કારણ કે એમના જે ટેકેદારો હતા એ એમના પરિવારજનો હતા, એમના ધંધાના ભાગીદાર હતા. ત્યાર પછી જે બન્યું એ આપની સામે છે. અમે જો એવો એફિડેવિટ નહીં કરશે નિલેશભાઈ, કારણ કે ઉમેદવારની એફિડેવિટ જરૂરી છે ઇલેક્શન કમિશનર સામે રીટ પિટિશન માટે, કાયદેસર ટેકનિકલ, એ નહીં કરશે તો અમે નિલેશ કુભાણી સામે છેતરપિંડીની પાર્ટી હાઈકમાન્ડ ભવિષ્યમાં કાર્યવાહી કરશે. બીજો તો અમારી પાસે કોઈ રસ્તો નથી. અમે તો કાયદા, સત્ય, અહિંસામાં માનીએ છીએ. અમે વહીવટી તંત્રના દુરુપયોગમાં તો માનતા નથી. બોન્ડ હોય કે કંઈ બી હોય. હે રામ, લોકસભાના ઇતિહાસમાં કદાચ આ ડ્રામાને લઈને શું કહેવું છે તમારું, જે પ્રકારની વહીવટી પ્રક્રિયા હતી? સુરત લોકસભાને તારીખ 18થી ગઈકાલે 2:30 વાગ્યા સુધી ને ક્રમબંધ સમયપત્રક તમામ બનાવોનું મૂલ્યાંકન નિષ્પક્ષતાથી સંશોધન કરવામાં આવે. વિશ્વના તમામ લોકતાંત્રિક પત્રકારો સંશોધન કરે તો અવશ્ય વિશ્વમાં આ પહેલો પ્રસંગ છે કે સમગ્ર વહીવટી તંત્ર રાજસત્તાના અંધભક્ત ગુલામ બનીને ચૂંટણીને સંપૂર્ણપણે ફારસ બનાવીને મોદી સાહેબને પુતિન અને જિનપિંગ બનાવવાનો નિશ્ચય કરી લીધો હોય એવું સ્પષ્ટ સાબિત થાય છે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.